देख रहे हो योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये शो योर मनी, जहां पर जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किसी न किसी तरह की प्लानिंग की जरूरत होती है। और योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ये गुर भी आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएं। अगर आप योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ योर मनी फेसबुक और एक्स पर लाइव है, आप सीधे यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि ऑन द शो ही उनके जवाब दे दिए जाएं। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे। बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी आपका। और आपसे ढेर सारी बातें होंगी, दर्शकों के सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन जो कि आज का हमारा टॉपिक है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जीवन भर निवेश करते हैं, लेकिन कई बार वो निवेश सिर्फ रिटायरमेंट के पहले के गोल्स के लिए लेकर होता है। मकान बनाना है, कार खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट कई बार चीज़ें थॉट में ही नहीं आती क्योंकि दूर होता है थोड़ा। कितनी इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट की प्री प्लानिंग और कैसे किया जाए इसे? सबसे पहले विपिन जी नमस्ते, धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए, और सारे दर्शकों को नमस्ते। आपने बहुत उम्दा टॉपिक चुना है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होनी चाहिए निवेश की स्ट्रैटेजी। अधिकतर क्या होता है, जैसे आपने सही कहा कि जब हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, कितना रिटर्न्स बनना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, घर खरीदना है, किसी की शादी करनी है, एजुकेशन करना है, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। लेकिन हमारे हिसाब से निवेश तब फ्रक्टिफाई होना चाहिए जब आप कमा नहीं रहे हो। जब आप कमा रहे हो तो हाथ पैर चला के कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन आप जब रिटायर हो जाते हो तब जाके आपके फंड्स, आपके निवेश आपके हाथ आए तो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं, वो 80, 85, 90 की तरफ जाते हुए दिख रही है। इन्फ्लेशन है जो 6% के हिसाब से बढ़ते हुए दिख रहा है। हेल्थ केयर कॉस्ट जो है उसका इन्फ्लेशन जो है वो 14% के हिसाब से चलते जा रहा है। हेल्थ केयर एक्सपेंस देखे, अगर रिटायर्ड इंडिविजुअल का देखे तो करीबन 15 से 20% जो है वो हेल्थ केयर एक्सपेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए और रिटायरमेंट के लिए जो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए उसके लिए निवेश करना, बहुत जल्दी निवेश करना चालू करना चाहिए हमारे हिसाब से, और उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। जी, तो सर किस हिसाब से शुरुआत की जाए? मतलब आप प्लान कैसे करें? आप प्लानिंग में शुरुआत में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको कितना लॉन्ग टर्म रखें? मतलब कई बार दिक्कत यह है कि चूंकि रिटायरमेंट एक लंबी चीज़ है, बहुत आगे होने वाली है, तो लोग शुरुआत कर दें लेकिन बीच में कहीं छूट जाता है, दूसरे गोल आड़े आ जाते हैं। ये सब हर्डल्स को कैसे पार करना है? जी बिल्कुल। एक तो सबसे अहम चीज़ है कि आपने अगर डिसिप्लिन लाना है आपके निवेश की दुनिया में तो एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है। और एसआईपी जब मैं कहता हूँ तो अगर आपकी उम्र जब छोटी होती है तब से आपने अगर एसआईपी चालू कर दिया तो आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि समझो दो निवेशक है, निवेशक ए और निवेशक बी। निवेशक ए ने 25 साल में 5,000 की एसआईपी, 20,000 की एसआईपी चालू कर दी रिटायरमेंट तक, 55 की साल की उम्र तक। अभी हम देखें 55 की साल की उम्र तक अगर देखें तो उनकी एसआईपी बढ़ के करीबन 55 लाख रुपए हो जाती है, 7 करोड़ हो जाती है, सॉरी। और अगर निवेशक बी को हम देखें, निवेशक भी अगर 35 साल की उम्र में अगर निवेश करना, एसआईपी करना चालू कर दे 55 की उम्र तक, भले उन्होंने 3 गुना ज्यादा एसआईपी की है, लेकिन 55 की उम्र तक उनकी राशि जो जमा होती है वो 6 करोड़ होती है। तो आप देख रहे हो, अगर आपने राशि 3 गुना भी कर दी लेकिन 10 साल आपने बिता दिए तो उसके वजह से आपको घाटा हो सकता है 1 करोड़ का करीबन। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एसआईपी करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रिटायरमेंट कॉर्पस जब आप क्रिएट कर रहे हो तब आपने एक इमरजेंसी फंड कॉर्पस भी जब क्रिएट कर लेना चाहिए, ताकि आपको आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म निवेशों में डिग इन ना करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो। जी,
एक और महत्वपूर्ण सवाल ये सर कि हम अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल्स अपनाते हैं, अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, इक्विटी डेट क्या रेशियो हो, म्यूचुअल फंड से अगर ले भी रहे हैं तो किस तरीके के हों? जी बिल्कुल विपिन जी, काफ़ी सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। सबसे पहले ख्याल आता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में निवेश किया जाए। जब मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में की बात करता हूँ, जैसे चाइल्ड गिफ्ट फंड होता है या रिटायरमेंट फंड होते हैं, ये फंड्स में प्रॉब्लम ये होता है कि लिक्विडिटी इतनी खास नहीं होती, लॉक इन पीरियड्स होते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान में आती है कि प्रोविडेंट फंड में निवेश किया जाए या ईपीएफ में निवेश किया जाए, लेकिन यहाँ पे दो किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। यहाँ पे टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन 8-9% का रिटर्न है, तो रिटर्न एक डैम्पनर हो सकता है। यहाँ पे भी लॉकिंग काफी 15-15 साल की लॉकिंग होती है पीपीएफ ईपीएफ में। एनपीएस में जो खैर 60 की उम्र तक आप विड्रॉ नहीं कर पाते हो, 60 के बाद भी 60% का डाइवेस्टमेंट कर सकते हो। यूलिप्स का ख्याल आता है, यूलिप लेकिन रिटर्न्स वाकई वहाँ पे भी काफ़ी कम होते हैं। लिक्विडिटी एक चैलेंज हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी एक चैलेंज हो जाता है यूलिप्स के चलते हुए। और चौथा हिस्सा है आपके डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड स्कीम्स। यहाँ पे ना आपका लॉक इन का प्रॉब्लम आता है, ना आपका ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम आता है। तो ये काफ़ी, और रिटर्न्स हम देखें अगर ये चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के, तो रिटायरमेंट फंड्स के अगर 5 साल के रिटर्न्स देखें तो करीबन 14-14.5% का रिटर्न आता है। यूलिप का रिटर्न 7.5 से 9% का आता है। एनपीएस का काफ़ी अच्छा आता है, 14-14.5, लेकिन अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स आप देखें तो उसका रिटर्न 5 साल की अवधि के लिए करीबन 19% का आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंटल रिटर्न आप बना सकते हो अगर आप ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में निवेश करो तो। कोई और फंड, जी कुछ फंड्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कुछ फंड्स के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड एक काफ़ी अच्छा फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है। आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी फंड अच्छा है। कोटक मल्टी कैप फंड इज अ वेरी गुड फंड। डीएसपी इक्विटी और एचडीएफसी स्मॉल कैप, तो ये 5-6 फंड्स के बारे में अधिकतर बात करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे फंड्स है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि एक रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी, रिटायरमेंट के लिए निवेश की स्ट्रैटेजी, उसका क्या महत्व है, वो क्यों ज़रूरी है, और फिर आप उसे कैसे करेंगे और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और कौन से वो फंड्स हो सकते हैं जो इसमें आपकी सहायता करेंगे, सारी बातें ऋषिकेश सर ने हमें बता दी हैं। एंड आई होप आपने अच्छी तरह से समझ भी ली है, नोट भी कर ली है। चलिए अब वक्त हो चला कि हम इंडिविजुअल सवाल लेना शुरू करें। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर ब्रज किशोर, विशाखापट्टनम से हमें कॉल कर रहे हैं। ब्रज जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? Yeah, good evening. I'm calling from Visakhapatnam. जी। My question is that मैं ऑलरेडी SIP पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ, जो डिटेल आपको भेजा गया है, एंड ऑलमोस्ट 8.5 लाख का कॉर्पस है उस पे। ओके। तो वन क्वेश्चन इज आई वांट टू ऐड वन मिड कैप फंड इन दैट, सो आई वांट टू नो द नेम ऑफ द फंड इफ यू कैन सजेस्ट। और second question is that I have a 30 lakh from as a lump sum amount which I want to invest for 3 years for my daughter higher education. So there I want some suggestion from that. ठीक है, 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर। इस समय आप 22,000 की मंथली SIP कर रहे हैं, फंड्स भी लगातार स्क्रीन पर हमने दिए कौन कौन से फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं। फिलहाल 8.5 लाख की आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू है। अब एक मिड कैप फंड यहाँ आपको जोड़ना है, एक तो ये सवाल हुआ। दूसरा ये कि 30 लाख रुपए आपके पास हैं जिसे आप 3-1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं आगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये तीनों मतलब चीज़ें क्लियर हैं कि करना क्या है। ऋषिकेश जी, क्या सलाह होगी हमारे लिए, हम देना चाहेंगे ब्रज जी को? ब्रज जी नमस्ते, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सबसे पहले बात तो आपकी सराहना करना चाहूँगा कि आपने SIP के माध्यम से निवेश करना चालू किया है। आपका फिलहाल का करीबन 8.5-8.7 का लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो नॉर्मल SIP अगर आप करोगे तो अगले 10 सालों में आपकी राशि करीबन 80 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये 22,000 की जो आप SIP कर रहे हो, अगले 10 सालों तक स्टेप अप कीजिए। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि इस साल अगर 22,000 कर रहे हो तो आप आपकी राशि 10% से बढ़ा दो अगले साल, उसके अगले साल उससे 10% से बढ़ा दो। हर साल 10% का एडिशन करो आपकी SIP में। तो वो करने से अगर आप सिर्फ 80 लाख पे पहुंचने वाले हो तो स्टेप अप SIP करने के वजह से आप 1 करोड़ 1 लाख की राशि पे पहुंचोगे 10 सालों में।
दूसरी चीज है कि आपने कहा कि आपको आपकी डॉटर है जिसके लिए आप 30 लाख निवेश करना चाहते हो 3 सालों में, तो आप अगर इक्विटी और डेट का एक बैलेंस कर लोगे, 80% इक्विटी में डाल के 20% डेट में डाल के अगर एक निवेश कर लोगे, तो उसकी राशि करीबन 43 लाख की हो जाएगी अगले 3 सालों के लिए। और 43 लाख एक अच्छा खासा कॉर्पस होता है एजुकेशन के लिए। तीसरी चीज आपने पूछी थी कि मिड कैप फंड का हम कौन सा वाला मिड कैप फंड में निवेश करें, तो कोटक इक्विटी इमर्जिंग इक्विटी एक काफी अच्छा मिड कैप फंड है जहां पे आप निवेश कर सकते हो। आपके फंड्स भी हमने देखे, तो उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं, पर लेकिन उससे पहले कहूंगा कि आप जब एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हो, एक डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी अक्रॉस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, अक्रॉस मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो करीबन 55% जो है वो लार्ज कैप में डालना चाहिए, 20% जो है वो मिड कैप में डालना चाहिए, और 25% जो है साधारण उतना स्मॉल कैप में डालना चाहिए। तो ये एलोकेशन आप अगर रखोगे तो 14% का रिटर्न बनाना काफी संभव हो जाएगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मैं कहता हूँ 80% जो है वो इक्विटी में डालो और 20% जो है वो डेट में डालो। राइट तो ब्रज जी, आप ऋषिकेश सर ने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या आपको करना है, किस तरह के बदलाव आपको करने हैं, प्लस आपने जो फंड के बारे में पूछा था वो भी बता दिया, और जो लमसम आपकी निवेश है उसके बारे में तो आई थिंक सारी जानकारी यहाँ पर उन्होंने आपको दे दी। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका जो लक्ष्य है वो आप आसानी से प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं हम। हर्ष जैन साहब है हमारे अगले कॉलर जो कि हमें कॉल कर रहे हैं मुंबई से। हर्ष जी, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत भी आपका। क्या सवाल पूछेंगे? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही, बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ सर, मुझे ये पूछना, मैंने मेरा पोर्टफोलियो तो आपको भेजा है। राइट। मुझे खाली कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने थे। जैसे कि मेरे पास अभी 5 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं ये इन्वेस्टमेंट किस में कर सकता हूँ 15 साल के लिए, और क्या मुझे नए फंड्स ऐड करने चाहिए या जो एग्जिस्टिंग है उसी में डिवाइड करूँ? ओके ठीक है। सेकंड था मुझे कि कोई वैल्यू फंड या बिजनेस साइकिल फंड, क्योंकि अभी बजट भी आ चुका है, तो उसके बाद क्या कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं अल्फा जनरेट करने के लिए कोई सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकता हूँ? एंड एक लास्ट क्वेश्चन था कि सर जो पराग पारिक का जो मेरा फ्लेक्सी कैप फंड है, मैं उसको रिप्लेस करके क्या जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में मूव हो सकता हूँ, या दोनों में एसआईपी आधा आधा रख सकता हूँ? तो सर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था उसको। जरूर सर, तो थोड़ा एक आइडिया दे दूं, आप जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी और हमारे मेहमान को भी। मंथली निवेश से 33,000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की फिलहाल वैल्यू 6 लाख हो गई है। 15 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य है, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो उन्होंने बताया कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। 5 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश अल्फा जनरेट करने के लिए एक थीमेटिक फंड की भी सलाह चाहते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी रिजिक पराग पारिक जेएम फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस किसे करें ये भी पूछने पे सलाह दे रहे हैं। राइट, और करीब 5 फंड्स हैं अलग अलग, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, बीएसई, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड। इसमें आपकी एसआईपी जो है वो डिवाइडेड है। मैक्सिमम आप डाल रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और वहाँ से धीरे धीरे कम होते हुए टाटा स्मॉल फंड में। राइट, तो ऋषिकेश जी क्या सलाह देंगे हम इन्हें, ताकि इन्हें अपना लक्ष्य भी मिले, और जो चेंजेस ये सोच रहे हैं क्या वो सही हैं? क्या सलाह होगी? नमस्ते हर्ष जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ जैसे विपिन जी ने भी कहा 6 लाख का एक निवेश है हमारा, 5 लाख का एक मुश्त निवेश करने वाले, और 33,000 की एसआईपी चल रही है। हमारा टारगेट 3 करोड़ का है अगले 15 सालों में। अगर हम इसमें कोई फेर पार ना करें और 6 और 5 लाख का एक मुश्त समझे और 33,000 की एसआईपी पकड़े, तो हम करीबन 2 करोड़ 30 लाख की राशि पे पहुंचेंगे। 2 करोड़ 30 लाख की राशि मतलब 3 करोड़ से हम 70 लाख से पीछे रह जाएंगे। इसका समाधान ये है कि हम अगर स्टेप अप एसआईपी करें, 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाए हर साल दर साल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 33,000 की इस साल है, सो उसको 3,300 से अगले साल, उसके अगले साल उससे 10% से, हर साल 10% से बढ़ाते जाए अगले 15 सालों पे, तो हमारी राशि कुल मिला के बन जाएगी 3 करोड़ 52 लाख रुपए। जो 52 लाख रुपए वो इंक्रीमेंटल हो गए हमारे 3 करोड़ के टारगेट से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमारा टारगेट अचीव हो सकता है अगर हम एक स्टेप अप एसआईपी करें 10% की।
ये है फर्स्ट क्वेश्चन। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था एक थीमेटिक या बिजनेस साइकिल फंड करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से बिजनेस साइकिल या थीमेटिक फंड आपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए काफी टैक्टिकल एलोकेशन, टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों से और काफी सारे मार्केट साइकिल के हिसाब से चलते हैं, तो उस हिसाब से आपने उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। आपका तीसरा सवाल यह था कि पराग पारिक से आपको निकल के आप जेएमएम में जाना चाहेंगे, लेकिन मेरा कहना यह होगा कि अगर आप पराग पारिक से निकलना चाहते हो तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में जाओ, जो 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उसका एक फ्लैगशिप है और उसका पोटेंशियल भी काफी स्ट्रांग दिखाई देता है। बाकी जो फंड्स है आपके वो अधिकतर ठीक है, लेकिन आप इंडेक्स फंड जो है वो थोड़े अवॉइड कर सको तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे अल्फा जनरेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है। लेकिन इंडिया ऐसी 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 जगह है जहाँ पे आप अच्छा खासा अल्फा कमा सकते हो। अल्फा ये होता है कि रिटर्न्स जो इंडेक्स के ऊपर मिले आपको, बल्कि इंडेक्स फंड में डालते हो तो इंडेक्स अगर 10% रिटर्न देगा तो आपका पोर्टफोलियो भी 10% देगा, या वो इन्वेस्टमेंट 10% देगा। लेकिन अल्फा अगर 2% का है तो 10% रिटर्न अगर निफ्टी ने दिया है तो आपका 12% का रिटर्न होता है। बाकी आपके पोर्टफोलियो में क्या होल्ड करना है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप रख सकते हो, कोटक इमर्जिंग इक्विटी रख सकते हो, पराग पारिक जैसे मैंने कहा आप निकाल सकते हो, टाटा स्मॉल कैप जो है उसको निकाल सकते हो, एचडीएफसी इंडेक्स फंड है उसको निकाल सकते हो। और डाल कहाँ सकते हो, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो अच्छा फंड है। आईसीआईसीआई अप्रूव डिविडेंड यील्ड फंड है, इसमें ग्रोथ ही नहीं पर डिविडेंड के 3% इंक्रीमेंटल मिलने की काफी ज्यादा गुंजाइश है। एसबीआई कॉन्ट्रा एक अच्छा फंड है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एक फंड जो मैंने ऑलरेडी कहा, जो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये 4 फंड्स के बारे में बात करूंगा जहां पे आप निवेश कर सकते हो। बाकी राइट तो हर्ष जी, आई थिंक ऋषिकेश जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के साथ। बाकी आपके जो इंडिविजुअल अलग अलग सवाल थे, फ्रॉम अल्फा टू द लमसम इन्वेस्टमेंट, वो भी उन्होंने सलाह दे दी है। बस आपको उसी पे उसको कार्यान्वित करना है, बदल देना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर। एंड आई होप कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल होंगे, थोड़ी सी और फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। छोटा सा ब्रेक। के सवालों के जवाब ऋषिकेश जी हमारे साथ बने हैं। फटाफट एक ईमेल हम और लेंगे जो कि है हिमांशु जी का, और वो हमें उन्होंने भेजा है उत्तराखंड से। हिमांशु का सवाल है कि मंथली वो 75,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 20 साल में 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य उन्होंने बनाया है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं। पोर्टफोलियो में क्या है, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड है 15,000 रुपए की एसआईपी हर महीने, इसमें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 15,000, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स में 5, कोटक मल्टीकैप फंड में 15, एसबीआई कॉन्ट्रा में 10 और एक्सिस वैल्यू फंड में 15,000 का निवेश करते हैं। इसके अलावा एनपीएस में मंथली 15,000 रुपए डालते हैं, और पत्नी के लिए एनपीएस में 10,000 रुपए का निवेश अलग से करते हैं। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पोर्टफोलियो है। 75,000 रुपए की एसआईपी ऋषिकेश जी हर महीने, और 20 साल में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है। क्या हो पाएगा? जी बिल्कुल विपिन जी, इन्होंने सबसे पहली बात तो नमस्ते हिमांशु जी। 1 लाख की एसआईपी कर रहे हो, 75% जो है वो इक्विटी में और 25% जो है वो एनपीएस में है। तो कंसीडर कीजिए एनपीएस एनएस को आप इक्विटी में मूव इन करें, जहां पे आपको लॉक इन नहीं मिलेगा। आप 10 साल में टारगेट रखे हैं, तो आप अगर 1 लाख की एसआईपी कर रहे हो तो 9.89 करोड़ तक पहुंच जाओगे। लेकिन थोड़े से शायद रह जाए या न रह जाए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 5% से आप एक स्टेप अप एसआईपी करोगे तो आपकी राशि पहुंचेगी 13 करोड़ 80 लाख तक। तो आपका जो टारगेट है 10 करोड़ का अगले 20 सालों में, वो अचीव हो सकता है, लेकिन एकदम थिन मार्जिन से रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप 5% का स्टेप अप कीजिए हर साल। 1 लाख इस साल कर रहे हो तो 1,10,000 अगले साल कीजिए। बाकी आपके पोर्टफोलियो में जो थीमेटिक फंड है उनको अवॉइड कीजिए। मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है, आप डाइवर्सिफाई कीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, एएमसी लेवल पे, मार्केट कैप लेवल पे। आपके पोर्टफोलियो में आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप होल्ड कर सकते हो, निपॉन होल्ड कर सकते हो, कोटक मल्टी कैप होल्ड कर सकते हो, और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड होल्ड कर सकते हो। एग्जिट करने के लिए आप एक्सिस वैल्यू फंड एग्जिट कर सकते हो, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस जो मैंने पहले भी कहा आप एग्जिट कर सकते हो।
और निवेश करने के लिए आईप्रू फोकस इक्विटी एक अच्छा फंड है, एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड यील्ड डिविडेंड यील्ड फंड एक काफी अच्छा फंड है, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड है। तो ये 3 फंड में आप निवेश कर सकते हैं। राइट तो आई होप हिमांशु आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, नहीं तो हमारा ये शो अवेलेबल रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप कभी भी ये नोट कर लें, क्योंकि प्रत्यक्ष आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि समय आज के लिए समाप्त हो रहा है। तो जाने से पहले क्विकली हम ऋषिकेश सर आपका धन्यवाद करेंगे, और आपके जो टॉप 4 फंड्स है वो जाते जाते अपने दर्शकों को दिखा देंगे जो आपने रिकमेंड किए। लेकिन यहाँ पर आने के लिए और अपनी विशेष सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।